22 जून 2025 को अमेरिका ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर एक बड़ा अटैक करता है। वो भी ऐसे टाइम पर जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर मीटिंग होने वाली थी। और इन न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने के लिए अमेरिका अपना सबसे एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का यूज करता है। और इन हमलों के 2 दिन बाद ही इजराइल और ईरान में सीज फायर हो जाता है। 13 जून 2025 को इजराइल 100 से ज़्यादा फाइटर जेट के साथ ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर साइट, मिसाइल लॉन्चर, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करता है। और इन हमलों में इजराइल के मेन टारगेट थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जिसमें पहला था नताज न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो तेहरान से लगभग 217 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए यूज की जाती है और ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर भी है। दूसरा था फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जो तेहरान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस साइट को एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए डीप अंडरग्राउंड पहाड़ों के बीच बनाया गया है। और फिर आता है इस्फहान न्यूक्लियर साइट, यह तेहरान से 346 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां ईरान के हजारों न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते हैं। इन सभी न्यूक्लियर साइट पर इजराइल ने हमला किया और इन हमलों में ईरान के टॉप जनरल और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, क्योंकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट के रूप में देखता है और पहले भी ईरान को कई बार धमकी दे चुका था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है तो इजराइल एक्शन लेगा और जरूरत पड़ने पर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक भी करेगा। और इजराइल इससे पहले भी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन कभी भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, क्योंकि इसके कुछ बड़े कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण था ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस, जैसे गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीज रेबल। अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता तो ईरान इनके जरिए इजराइल पर मिसाइल अटैक करवा सकता था। इसलिए ईरान पर अटैक करने से पहले ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस को कमजोर करना जरूरी था। और 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया और इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 250 इजराइल के लोगों को अगवा कर लिया गया। और उसके अगले दिन 8 अक्टूबर को इजराइल और हमास में वॉर शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही कुछ टाइम बाद इजराइल हिजबुल्लाह पर भी अटैक कर देता है और इस हमले में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। और फिर सीरिया, जहां से ईरान हिजबुल्लाह और गजा में हथियार पहुंचाता था, वहां बशर अल असद की गवर्नमेंट जो ईरान के सपोर्ट में थी, इजराइल वहां भी हमले करने शुरू कर देता है। और फिर बशर अल असद की गवर्नमेंट को गिराकर वहां तख्ता पलट करवा दिया जाता है, जो ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। और फिर यमन में हुतीस रेबल पर भी इजराइल और अमेरिका बड़ी एयर स्ट्राइक करते हैं। और इन हमलों के कारण ये सभी ग्रुप्स कमजोर हो चुके थे और अब बचा था ईरान। और ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका की परमिशन और सपोर्ट जरूरी था, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच डिस्टेंस करीब 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। और इजराइल के पास जो फाइटर जेट हैं F-35 और F-16 एक बार फ्यूल भरने पर 2000 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। इसलिए इन फाइटर जेट्स को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिफ्यूलिंग के बाद एयरक्राफ्ट की रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए जो एयरक्राफ्ट टैंकर चाहिए, जैसे KC-135 और KC-46, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए लॉन्ग रेंज मिशन जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक करने के लिए USA का सपोर्ट जरूरी बन जाता है। और दूसरा था हैवी बंकर बस्टर बम GBU-57, जो सिर्फ अमेरिका के पास है, क्योंकि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट 200 से 300 फीट की गहराई पर है और इजराइल के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो सिर्फ 8 से 20 फीट की गहराई तक जा सकते हैं। इसलिए इस साइट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका के हैवी बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत थी। और इस तरह के भारी भरकम बॉम्ब को अमेरिका के एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ही कैरी किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका के सपोर्ट के बिना ईरान की न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। लेकिन अमेरिका चाहता था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डायरेक्ट अटैक किए बिना ही ईरान बातचीत से ही न्यूक्लियर डील के लिए मान जाए। और 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो 7 मार्च को ट्रंप ईरान को लेटर लिखते हैं कि ईरान के पास 2 रास्ते हैं। पहला यह कि ईरान हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन करे कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, दूसरा नहीं तो हम मिलिट्री का यूज करेंगे, जो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। और ईरान के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। और उसके अगले दिन 8 मार्च को ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि कोई भी देश हमें डरा धमका कर डील साइन नहीं करवा सकता। और 15 मार्च को अमेरिका ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए यमन में हुतीस रेबल पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है।
जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का लास्ट ग्रुप था, क्योंकि इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को पहले ही कमजोर कर दिया था। और फिर ओमान की मध्यस्थता से 12 अप्रैल 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच फर्स्ट राउंड की मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग 19 अप्रैल को इटली में की जाती है। और इस तरह 5 राउंड की मीटिंग होती है। इन 5 राउंड की मीटिंग में कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता और 6वीं मीटिंग 15 जून को ओमान में रखी जाती है। लेकिन 13 जून 2025 को इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर देता है और यह हमला ईरान के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि 2 दिन बाद ही 15 जून को ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर मीटिंग होने वाली थी। एक तरफ तो ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका के साथ मीटिंग पे मीटिंग करने में व्यस्त था, तो दूसरी तरफ इसराइल ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कई महीनों से कर रहा था, क्योंकि इसराइल ने पहले से ही एआई ड्रोनों को ईरान के अंदर तक पहुंचा दिया था, ताकि एयर स्ट्राइक करने से पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखा था। इसराइल और अमेरिका के डर का एक कारण भी था IAEA की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है, जो बम बनाने के बहुत ही करीब है। और ईरान का कहना है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण और सिविल एनर्जी के लिए है। मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी बनानी हो तो उसके लिए 3 से 5% यूरेनियम को एनरिचमेंट करना पड़ता है, और अगर न्यूक्लियर बम बनाना हो तो यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना पड़ता है। और इसराइल के हमले के बाद ईरान भी रिटेलिएट करते हुए ऑपरेशन प्रॉमिस 3 लॉन्च करता है और इसराइल के बड़े शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों ड्रोनों से हमला करता है। और इन हमलों में इसराइल को भी काफी नुकसान होता है, और शायद इसराइल ने भी नहीं सोचा था कि उनको इस तरह का जवाब मिलेगा। और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका भी मदद करता है, और अमेरिका इसराइल को सुरक्षा देने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी और मेडिटेरियन सी में बेचता है। और साथ ही अमेरिका अपने एडवांस पेट्रोइट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करता है। और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 19 मिलिट्री बेस है और करीब 40 से 45 हजार सैनिक मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं। इसलिए अमेरिका का सपोर्ट इसराइल के लिए बहुत ही जरूरी था। और 22 जून 2025 को अमेरिका अपने एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर 13,000 kg के कई बंकर बस्टर बम गिराता है और सबमरीन से 30 टॉमहॉक मिसाइल से न्यूक्लियर साइट पर हमला करता है। 12 दिन के युद्ध के बाद इसराइल और ईरान में सीज फायर हो जाता है, और यह 12 दिन का युद्ध ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए लड़ा गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमलों से पहले ही अपने यूरेनियम को न्यूक्लियर साइट से हटा दिया था। मान लो अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, उस बम को बनने में 6 महीने का टाइम लगने वाला था, तो इन हमलों के कारण अब उस बम को बनने में 1 साल का टाइम लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है।